ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्ड टाउन सिटी पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे शहर के साथ साथ बहुत सारे लोग भी मारे गए थे, जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर लावली को देखते हैं, जो कि बाकी सभी बच्चों के साथ होते हैं और ये लिफ्ट अभी भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब ऊपर शहर पर न्यूक्लियर स्ट्राइक होता है तो कमांडर लावली को भी जहां लिफ्ट में मालूम हो जाता है कि ऊपर शहर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर लावली भी काफी निराश हो जाते हैं और वो यहाँ पर रो भी रहे थे। तभी अचानक से उन्हें बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उन्हें पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो बच्चे वहाँ पर रोते हुए बोल रहे थे, मुझे मेरी मदर के पास जाना है। कमांडर लावली वहाँ पर उन सभी बच्चों को रोते हुए देख रहे थे और साथ ही साथ उनके हाथों में वो जो टोकन्स थे जो कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिए थे उन्हें भी देख रहे थे। कमांडर लावली उन टोकन्स को देखकर समझ जाते हैं कि इन सभी बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरी लिफ्ट में सिर्फ बच्चे ही बच्चे थे, कोई भी बड़ा आदमी नहीं था। कमांडर लावली यहाँ पर इन बच्चों को रोते हुए देखकर उनके पास चले जाते हैं और उन्हें संभालते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ कमांडर लावली फैंग को बताते हैं कि मैंने कभी भी अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने हमेशा ही उनकी नाफरमानी की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हमेशा मेरी प्रोटेक्शन की और मेरा ख्याल रखा। इसलिए मैं भी समझ गया कि अब से दूसरों की हिफाजत करने की मेरी बारी है। और जब मैं अंडरग्राउंड शेल्टर से बाहर निकला तो मुझसे पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में मालूम है। तो मैंने उस मिलिट्री ऑफिसर को बताया, जी हाँ मेरे फादर इसके बारे में जानते हैं। पर उस ऑफिसर ने कहा कि मैं मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। जिस पर मैंने उस ऑफिसर से कहा, ह्यूमन सर्वाइवल को प्रोटेक्ट करना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कोई इंसान इसके लिए क्वालिफाई है और तब से लेकर आज तक मैं इंसानों को प्रोटेक्ट करता रहा हूँ। और फिर जब इन सब के बाद निर्वाणा का पीरियड खत्म हो गया तो फिर इसके बाद बहुत सारे वॉरियर्स अपीयर हुए, जिनकी हेल्प से सर्वाइव करने वाले इंसानों ने बेसिस को बिल्ड किया और फिर वो इन्हीं बेसिस में रहने लगे। और फिर ऐसे ही देखते देखते एकदम से 30 साल गुजर गए, मानो जैसे कि कल की ही बात हो। लेकिन ये मॉन्स्टर हर साल अपीयर होते हैं, पहले से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर लिहाज से। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कमांडर लावली फैंग को ये सारी बात बता रहे थे तो इसी के साथ साथ वो फैंग के साथ चलते चलते बेस सिटी के अंदर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर जाते जाते वो एक पुल के ऊपर जाकर रुक जाते हैं और फैंग को कहते हैं, अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और वो ये है कि मेरे जूनियर्स के फ्यूचर की अब भी उम्मीद है। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर लुओ फैंग जहाँ तक तुम्हारी बात है अभी भी यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, तुम हम इंसानों को बचा सकते हो। ये कहते हुए कमांडर लावली फैंग के साथ हाथ मिलाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कमांडर लावली फैंग के साथ हाथ मिला रहे थे तो वो अपना वो टोकन जो कि उन्हें उनके फादर ने दिया था, उस टोकन को वो लुओ फैंग को दे देते हैं और उससे कहते हैं, तुम कर सकते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि लुओ फैंग भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन कमांडर की बात सुनकर यहाँ पर फैंग को भी काफी हिम्मत मिलती है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए हमें यहाँ पर ये बता देता है कि मैं ये जरूर करूंगा। अभी फैंग यहाँ पर अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और वो कमांडर लावली से बात करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कमांडर लावली को मिलिट्री हेडक्वार्टर से कॉल आती है, जिस कॉल को सुनने के बाद वो फैंग से कहते हैं, डेवलपमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कमांडर लावली वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। अभी कमांडर लावली अपनी गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि तभी लुओ फैंग उनसे कहता है, ब्रदर ली अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। लुओ फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कमांडर ली कहते हैं, हैंगजिया मिलिट्री की फर्स्ट डिफेंस लाइन है, जब तक पॉसिबल हो सका मैं उन डैम मॉन्स्टर्स को रोक कर रखूंगा। ये कहते साथ ही कमांडर लावली फैंग को सैल्यूट करते हैं और कहते हैं, अलविदा मेजर जनरल लुओ। कमांडर लावली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग भी कमांडर लावली को सैल्यूट करता है। इसी के साथ यहाँ से व्यू चेंज हो जाता है और हमें लुओ फैंग के विला को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की पूरी फैमिली वहाँ पर फैंग से मिलने के लिए आई हुई थी और फैंग भी यहाँ पर अपनी सारी फैमिली के साथ मिल रहा था और उन्हें अलविदा कर रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन फैंग को जाते हुए देखकर काफी इमोशनल हो रही थी, तो यहाँ पर वो फैंग को हक कर लेती है। तो फैंग उसे दिलासा देता है और अच्छे से समझाता है और फिर अपनी पूरी फैमिली को अलविदा करके वहाँ से अपने स्मार्ट फाइटर जेट में बैठकर जाने लगता है। और जाते जाते भी वो यहाँ पर अपनी फैमिली को मोटिवेट करते हुए जाता है, जो करने के बाद फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट से कहता है, नंबर 1 चलो, अब हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 पर जाना है।
इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट की पायलट सीट पर आकर बैठता है तो तभी फैंग को वहाँ पर लीडर होंग की कॉल आती है, जिसे देखकर फैंग भी एकदम से चौंक जाता है। लीडर होंग कहते हैं, लुओ फैंग, गोल्डन हॉर्न बहमूद की स्पेस डिस्टोरेशन एबिलिटी के बारे में हमने इस पर काफी सारी डिस्कशन की है और बहुत सारे काउंटर मेजर्स किए हैं। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग भी फौरन से कहता है, तो क्या इससे कोई रास्ता मिला जिससे हम उस मॉन्स्टर को हरा पाए। लीडर होंग बताते हैं कि इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की ये जो स्वेल्विंग एबिलिटी है, इसकी एक डिस्टेंस लिमिट होती है, उस वक्त हम दूर से बम धमाका कर सकते हैं। फैंग कहता है, लेकिन इससे तो उस मॉन्स्टर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। फैंग की ये बात सुनकर लीडर होंग फैंग को बताते हैं कि यही तो हमारा प्लान है, हम उस मॉन्स्टर को ऐसा फील करवाएंगे कि हमारे ये बॉम्ब उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते, जिससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे हम उस पर जितने मर्जी बॉम्ब्स फेंक दें। और जब उस मॉन्स्टर को ये मालूम हो जाएगा कि हमारे ये न्यूक्लियर बॉम्ब उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करते, तो फिर वो हमारे इन बॉम्ब्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा, जिससे हमें एक मौका मिल जाएगा उस पर अटैक करने का, और फिर इसी तरह हम उस मॉन्स्टर को अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमारे पास काफी सारे विंग्समैन होंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो बाकी सारे नॉर्मल बॉम्ब्स को लेकर जाएंगे और उस मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाए बगैर उसके इर्द गिर्द के माहौल को धमाके से उड़ा देंगे। फिर मेरा प्री हिस्टोरिकल फाइटर जेट सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर उस मॉन्स्टर के पास जाएगा और यही हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और फिर जब मेरा प्री हिस्टोरिकल फाइटर जेट उस मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा तो हम वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन करेंगे। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग कहता है, सिंपल और टू द पॉइंट, इसके सक्सेस होने की भी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर फैंग को अपना सारा प्लान अच्छे से और डिटेल के साथ समझा देने के बाद लीडर होंग कहते हैं, इस वक्त कुछ अर्जेंट मैटर्स भी हैं। और ये कहते साथ ही लीडर होंग वहां पर उस मॉन्स्टर की कुछ वीडियोस को प्ले करते हैं और कहते हैं कि हमारी सैटेलाइट डिटेक्शन के अकॉर्डिंग इस गोल्डन हॉर्न बहमूद ने अमेरिका की सारी वार बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब ये यूरोप में तबाही लाना शुरू करने के लिए जा रहा है। ये सारी वीडियोस देखकर और लीडर होंग की बात सुनकर फैंग बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, वेरी फास्ट। फैंग अभी यहाँ पर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी लीडर होंग कहते हैं, अगर ये मॉन्स्टर इसी स्पीड के साथ चलता रहा तो फिर ये मॉन्स्टर 7 डेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके रख देगा और हम सब इंसानों को फनाह कर देगा। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लीडर होंग की ये बात वाकई सच है कि ये मॉन्स्टर 7 दिन के अंदर अंदर पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा।